ओम शांति। जैसा पिछले कुछ दिनों से हम हेल्थ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और कुछ कोरोना से संबंधित भी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, तो सभी कोरोना से संबंधित तो बेसिक बातों को तो सभी ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, जैसे गवर्नमेंट के भी दिशा निर्देश हैं। एसएमएस का पालन ज़रूर करें, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो सेकेंड वेव है ये ज़्यादा सीवियर है फर्स्ट वेव जो लास्ट ईयर थी उसके कंपैरिजन में, और युवाओं को भी काफ़ी उससे नुकसान पहुंच रहा है, काफ़ी बच्चों में भी इसका इन्फेक्शन देखा जा रहा है। तो इसीलिए खास सभी को अटेंशन रखने की आवश्यकता है। टेंशन नहीं लेना है लेकिन अटेंशन ज़रूर रखना है। जितना हम अटेंशन रखेंगे उतना फिर टेंशन की नौबत नहीं आएगी। और विशेष हमारे मन के हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे मन के विचारों का हमारे शरीर के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसीलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हम सकारात्मक रहें और ये विश्वास मन में रखें कि ज़रूर ये समय भी जो है ये बदल जाएगा। जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था कि ये जो सीज़न है जो अप्रैल एंड तक, ये कफ दोष के प्रकोप का सीज़न है, इसलिए हेल्पफुल रहता है ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे आगे समय जाएगा तो मई में मुझे लगता है कि जैसे पिछले साल भी केसेस कम होने लग गए थे, ऐसे आगे चल के केसेस कम हो जाएंगे और हम इसके ऊपर ज़रूर विजय प्राप्त करेंगे। ये थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी है, लेकिन इसी में हमारा धीरज, संयम, ये सब बातों की भी परीक्षा होगी। तो इसीलिए अपने मन को पॉजिटिव बातों में व्यस्त रखें, ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, खास करके सुबह सुबह का जो समय होता है, रात को सोने से पहले का जो टाइम होता है, क्योंकि रात को सोने से पहले हम जो भी करते हैं तो हमारा जो अंतर्मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रात भर उसके ऊपर काम करता है। इसीलिए हमें इन दो समय का तो खास ख्याल रखना है, ज़्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना है। ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया में, क्योंकि कई बार झूठी बातें, झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं। तो इसीलिए इन सब बातों से अपने मन का रक्षण करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसी परिस्थितियों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे दुनिया में रिसर्च भी हुआ है और इसके ऊपर एक सीक्रेट नाम की मूवी भी आई थी, आप में से कई लोगों को ये पता भी होगा। तो इसीलिए हमारी जो इमोशंस हैं, एक तो पॉजिटिव बनाए रखना, इस नेगेटिविटी के सिचुएशन में भी खुशी को बनाए रखना, ये वैसे चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी क्योंकि कई लोगों को अपने नज़दीक के लोगों के मौत की खबर भी सुनने को मिल रही है। पिछली बार इतना सीवियर नहीं था, लेकिन इस बार ये ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना और अपने आप को डिस्टर्ब न होने देना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कुछ इमोशंस जो होती हैं, जैसे खुशी एक ऐसी इमोशन है कि जो पॉजिटिव बातों को अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए खुश रहे, आशावादी रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे कि ज़रूर ये समय बदल जाएगा। तो निश्चित रूप से हम उस समय को फिर से अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इन परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ेंगे। और इसमें अगर डर ये इमोशन होगी आपके मन में, चिंता ये इमोशन होगी जो ज़्यादातर देखी जा रही है आज, डर और चिंता, ये दो ऐसी नेगेटिव इमोशंस हैं जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले अभी हो सकता है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका कोई रिलेटिव है,
वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन ऐसे समय में अगर आप चिंता करेंगे, डर में रहेंगे, तो आप कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे हैं? तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनके लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा जो है वो सफ़र कर रही है, वो व्यक्ति जो है वो सफ़र कर रहा है, और उसमें अगर आप डर और चिंता देंगे उनको, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। उसके बजाय उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना, उनको ये सोचना कि भाई ये ज़रूर इसमें से बाहर निकलेंगे, तो ये वाइब्रेशंस हो सकता है उनको मदद करें उसमें से बाहर निकलने के लिए। इसलिए अपनी सेफ्टी और अपनों की सेफ्टी, उसके लिए अपने मन को सकारात्मक रखना ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये तो हो गई कोरोना से रिलेटेड कुछ बातें। अभी जो हम हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें देख रहे थे, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे वात, पित्त और कफ हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं। अब ये कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन से दोष से संबंधित है ये हम कैसे समझें? तो इसके संबंध में कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये वात, पित्त और कफ का जो डोमिनेंस है, वैसे तो तीनों ही हमारे शरीर में हमेशा रहते हैं, लेकिन बचपन की जो अवस्था होती है, बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, जैसे 14 के एज तक की अवस्था, ये कफ दोष का नेचुरल डोमिनेंस रहता है। नेचुरली देखो, छोटे बच्चों को सर्दी खांसी होना ये बहुत कॉमन होता है, बहुत इजीली हो जाती है। उनके अंदर कफ की प्रधानता रहती है। युवा जो रहते हैं, जैसे युवावस्था में आते हैं, तो युवावस्था में पित्त दोष की प्रधानता रहती है। तो इसीलिए पित्त से संबंधित प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने के चांसेस, क्योंकि जैसे देखिए, युवाओं में जैसे ही बचपन की अवस्था छोड़ के युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तो फुंसी आना और शरीर की गर्मी बढ़ जाना, है ना, हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं। तो ये सारे जो है ये पित्त, तो पित्त की प्रधानता हो जाती है शरीर में। और जैसे ही बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं, आजकल तो बुढ़ापा भी जल्दी आ रहा है, तो 40-45 के बाद ही लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, और भी कैल्शियम लेवल भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो वो जो है ये वात की अवस्था है, वात दोष की प्रधानता हो जाती है। और इसीलिए मैंने जैसे उस दिन बताया था कि दर्द जो होता है ना, वो दर्द का रीज़न वात है। तो ये बात हम समझ लेंगे तो उस अनुसार भी हम अपने आप को मैनेज कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया, वय माना एज का इसके साथ क्या रिलेशन है। फिर दिन और रात का भी इनके साथ रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए, कई बार ऐसा मैं देखता हूँ, पेशेंट्स जो है वो कहते हैं कि रात को जैसे ही 2 बजे के बाद का समय शुरू होता है, ऐसे ही पेट में दर्द तेज शुरू हो जाता है और नींद खुल जाती है, और उसी टाइम पे होता है। तो अब हमें ये पता है कि भाई दिन और रात में कौन से दोष का कौन सा समय होता है, तो इसलिए वो इजी हो जाता है कि कौन से दोष की वजह से हो रहा होगा। तो सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10 ये टाइम है कफ दोष का। नेचुरली कफ दोष जो है वो ज़्यादा रहता है, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10, दोपहर में 10 से 2 और रात को 10 से 2 ये पित्त दोष का समय है। तो अगर आपको उस समय में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है उसी टिपिकल टाइम में, तो वो पित्त की वजह से ये समझ लेना चाहिए। अगर दोपहर में ही 10 से 2 के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है, रात को 10 से 2 के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही है, और फिर दोपहर में 2 से 6 और अर्ली मॉर्निंग 2 से 6 ये वात का समय है। तो अगर वात दोष की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो इस टाइम पीरियड में आपको तकलीफ वो बढ़ सकती है। तो ये सेल्फ असेसमेंट भी हम कर सकते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ उसका रिलेशन होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हो गया दिन और रात का इन 3 दोषों के साथ क्या संबंध है।
अब जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद जो फर्स्ट 1 से 1.5 घंटा रहता है, तो क्या होता है? खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है? नींद आती है ना, ऐसे भारी भारी सा महसूस होता है। तो वो कफ का समय रहता है, पहला 1 से 1.5 घंटा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 1 से 1.5 घंटा जो है वो पित्त का समय रहता है, और लास्ट का जो 1 से 1.5 घंटा है वात का समय रहता है। तो इसीलिए जनरली 3 से 4 घंटे तो उस फूड को डाइजेस्ट होने में और आगे बढ़ने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से खाने के साथ उसका रिलेशन है। और हमारे शरीर में उनका स्थान कहाँ पे होता है? तो नाभि के नीचे वात का स्थान होता है, मध्य में पित्त का स्थान होता है, और ऊपर में कफ का स्थान होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक बातें अगर हमें पता है तो हम अपने आप भी उसको समझ सकते हैं, और अगर हम समझ सकते हैं तो फिर उस अनुसार हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वात के लिए सबसे बेस्ट तेल है, ऑयल है, पित्त के लिए सबसे बेस्ट घी बताया है, और कफ के लिए सबसे अच्छा शहद। लेकिन ये तो शमन करने के लिए। कई बार शरीर में दोष इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है, और बाहर निकालने के लिए जो उसको किया जाता है उसको नज़दीक के मार्ग से शरीर के बाहर निकाला जाता है। उसको ही पंचकर्म इस नाम से जाना जाता है। आजकल ये बहुत फेमस हो गया है, क्योंकि ये जो पंचकर्म है जिसमें शरीर के अंदर जो दोष बढ़े हैं उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उससे कई सारे क्रॉनिक डिसीज़ भी ठीक हो रहे हैं, और कई लोगों को इससे बड़े दूसरे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ से भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, और पंचकर्म करने से बहुत लंबे समय की बीमारी थी वो ठीक हो गई। ऐसे कई सारे केसेस सामने आने के बाद अभी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर खास ध्यान दिया है, और हर सिविल हॉस्पिटल में एक पंचकर्म यूनिट उन्होंने शुरू किया है, इसको देखते हुए कि इसका सक्सेस रेट देखते हुए और इसके फ़ायदे देखते हुए। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, पंचकर्म माना गया। पंच माना लोग सोचते हैं अरे पंच मारते हैं, ऐसा नहीं है। पंच माना 5, तो 5 बेसिक कर्म जो है उसको पंचकर्म कहा जाता है। जैसे 3 दोष हैं, 3 दोषों के लिए 3 कर्म बताए हैं, और 2 कर्म जो है वो स्थान के हिसाब से है। तो 3 दोषों के लिए 3 कर्म कौन से हैं? तो अगर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जैसे अभी ये वसंत ऋतु कफ का समय है, तो ये वसंत ऋतु में क्या किया जाता है, उसको ऊपर के मार्ग से, मुख के मार्ग से बाहर निकाला जाता है, और उसको वमन कहा जाता है। तो जैसे हम ऑपरेशन करते हैं ना, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर, ऐसे इसमें भी प्री प्यूरिफिकेशन फेज, प्यूरिफिकेशन फेज एंड पोस्ट प्यूरिफिकेशन फेज। तो प्यूरिफिकेशन फेज माना उसको प्रैक्टिकली बाहर निकालना, उसके पहले कुछ करना पड़ता है, उसको पूर्व कर्म कहा जाता है। जो प्री प्यूरिफिकेशन फेज है उसमें कुछ जो है वो ऑयल या घी जो है वो अलग अलग टाइप के मेडिकेटेड वो दिए जाते हैं, और फिर मसाज, स्टीम ये किया जाता है। उससे वो जो दोष हैं बढ़े हुए वो कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं, और फिर बाद में मेन प्रोसीजर होता है 4-5 दिन के बाद, तो उसको औषधियाँ दे के वो जो दोष कोष्ठ में जमा हो गए उनको बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद फिर पोस्ट प्यूरिफिकेशन फेज में संसर्जन क्रम, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो हमारा जो जाठराग्नि है वो मंद हो जाता है, और उसको नॉर्मल में लाने के लिए धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया ना कि कोई बाहर भी अग्नि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम धीरे धीरे एक एक काड़ी डालेंगे तो वो फिर बढ़ेगा। एकदम से ज़्यादा अगर कुछ डालेंगे तो वो बुझ जाएगा। तो ऐसे ही फिर उसको नॉर्मल में लाने के लिए पहले तो चावल का पानी, फिर मूंग का पानी, फिर थोड़े चावल उसमें, ऐसे करके 3-4 दिन में नॉर्मल डाइट पे लाया जाता है पेशेंट को। तो ये पोस्ट प्यूरिफिकेशन फेज कहलाता है। मैंने खुद ने अपने जीवन में इसका बहुत फ़ायदा देखा है, मैंने अपने ऊपर भी किए हैं ये प्रोसीजर्स। तो ये वमन जो है ये, फिर उसके बाद पित्त दोष के लिए विरेचन, जिसको हम परगेटिव या लैक्सेटिव माना, एक्चुअल में विरेचन तो बहुत डिफरेंट है, लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ये। तो उसको नीचे के मार्ग से, क्योंकि पित्त का जो नेचुरल टेंडेंसी होती है नीचे की तरफ होती है,
तो उसको नीचे के मार्ग से निकाला जाता है। तो उसमें भी ये तीनों फेजेस होते हैं, प्री प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और पोस्ट प्यूरिफिकेशन। इसमें अंतर केवल इतना होता है कि जो प्यूरिफिकेशन फेज है, ऊपर के मार्ग से निकालने के बजाय ऐसी औषधियाँ दी जाती है जिससे उसको जुलाब जैसे हो जाता है और माना वेग आ जाते हैं और उससे वो पित्त जो है वो शरीर के बाहर निकल जाता है। तो शरद ऋतु जो है, सितंबर अक्टूबर का सीजन, ये खास करके पित्त दोष के प्रकोप का होता है, तो इसलिए उस समय में ज़्यादातर किया जाता है। और वात जब बढ़ जाता है तो वात के लिए बस्ती नाम की एक ट्रीटमेंट होती है। तो उसमें भी अलग अलग कोर्सेस होते हैं, 8 दिन का भी कोर्स होता है, 15 डेज का भी कोर्स होता है, 1 महीने का भी कोर्स होता है, माना डिपेंड ऑन क्रॉनिसिटी एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसीज। और जो नॉर्मल व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति भी उसको ले सकता है बरसात के सीजन में, जब वात के प्रकोप का समय होता है, तो उसके लिए तो 8 दिन का कोर्स होता है। तो इस प्रकार से, और बस्ती माना क्या, तो बस्ती माना जैसे आजकल हम कहते हैं एनिमा जैसे कहते हैं ना, उस टाइप का होता है। लेकिन बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल और मेडिकेटेड डिकॉक्शंस अल्टरनेटली यूज किए जाते हैं। और इस प्रकार से ये माना वो बढ़े हुए वात दोष को शरीर के बाहर निकाला जाता है। ये तो 3 हो गए। अब 2 जो बचे हैं उसमें से एक है नस्य, जो वर्तमान कोरोना के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नस्य माना नाक से औषधि अंदर छोड़ी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंट्री पॉइंट है, उस दिन बताया था, तो एंट्री पॉइंट का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाक से माना जैसे अगर मान लीजिए यहाँ गर्दन से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, ईयर, नोज, थ्रोट, आईज, ENT जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है। तो नाक के द्वारा ऑयल छोड़ा जाता है, पाउडर, अलग अलग प्रकार के मेडिकेशंस होते हैं। तो इसमें भी जो नस्य जो होता है उसमें भी पहले प्री प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन इस प्रकार से किया जाता है। और फिर 5वां जो कर्म है वो है ब्लड लेटिंग। शरीर में जो दूषित रक्त है उसको शरीर से बाहर निकालना। कई सारे स्किन डिसीजेस में ये देखा जाता है और उसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक तो नीडल डाल के निकालना और दूसरा होता है लिच थेरेपी। लिच माना एक ऐसा वो क्या कहते हैं उसको, जोंक, हिंदी में जोंक कहते हैं। लिच को जो है वो लगाया जाता है और वो ब्लड को सक करता है, इम्प्योर ब्लड को पहले सक करता है। तो ये खास करके क्रॉनिक स्किन डिसीजेस में, आर्थराइटिस में आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये रिकॉग्नाइज थेरेपी है, लिच थेरेपी। और विदेशों में केवल लिच थेरेपी करने वाले लोगों के ऐसे क्लिनिक्स हैं। आप अगर नेट पे सर्च करके देखेंगे तो ओनली लिच थेरेपी से वो कई सारे डिसीजेस को ट्रीट करते हैं। तो इस प्रकार से ये आयुर्वेद में ये 5 कर्म बताए हैं जो बढ़े हुए दोषों को नज़दीक के मार्ग से बाहर निकालते हैं। तो अभी समय तो पूरा हो रहा है, बाकी जो बची हुई बातें हम आगे देखेंगे। थैंक यू। ओम शांति।